नमस्कार दोस्तों। इस कहानी का नाम है रिश्तों का बंधन। प्लीज़ ये कहानी आप लोग सुनिए। यह कहानी बहुत ही इमोशनल और अच्छी है। आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। हम लड़कियां अक्सर ससुराल और शादी में होने वाली परेशानियों से ये सोच कर सह लेती हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सब सही हो जाएगा। पर कभी कभी वो सही वाला कल आता ही नहीं। आता है तो उससे भी बुरा कल। तब हमारा विश्वास और हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं। ऐसी कल की आशा और निराशा की ये कहानी है। आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लग रही है। कुछ दिन और रह लो हमारे साथ, फिर तो अपने पिया जी के साथ ही रहना होगा। क्या भाभी, आप भी? सुहानी को उसकी भाभी सौम्या ने छेड़ा तो सुहानी शर्मा गई। क्या गलत कहा सौम्या ने? उसकी बड़ी भाभी नीता ने कहा, वहाँ जाकर तो तुम हमें भी भूल जाओगी। अपनी दोनों भाभी की बात पर सुहानी शर्मा कर कमरे से बाहर जाने लगी तो दोनों भाभी ने उसे रोक लिया और उसे छेड़ते हुए गाने लगी, मारी बनड़ी गुलाब का फूल। सुहानी किसी तरह वहाँ से बाहर चली गई और उसकी भाभी उसकी इस हालत पर हंसने लगी। सुहानी सुहानी अपना नाम सुनकर अचानक अपनी सोच से बाहर आती है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम दोनों को कुल देवी और बाकी जगह जाना है। सारे देवी देवताओं के अक्षर से दर्शन करना और आशीर्वाद लेना ताकि तुम दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा हो। सुहानी की सासू माँ लक्ष्मी देवी ने कहा। तो सुहानी ने सर हिलाकर हामी भर दी। हालांकि उसका जाने का मन नहीं था। 3 दिन पहले तो उसकी शादी हुई थी। उसके बाद ससुराल में रिसेप्शन और फिर शादी की दूसरे रस्मों के बीच उसे आराम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला था। और और नई होने के कारण शर्म संकोच से वो किसी को बोल भी नहीं पा रही थी और ना ही किसी ने उससे कुछ पूछना जरूरी समझा। सुहानी सांवले रंग और साधारण चेहरे वाली लड़की थी, परंतु उसकी अच्छी लंबाई आंखें उसकी व्यक्तिगत को आकर्षक बनाती थी। सुहानी एक भरे पूरे परिवार से थी, जहां उसकी दादी मीरा देवी, बड़े पापा मोहनदास, बड़ी माँ रजनी देवी, पापा बलराज, माँ सरला देवी, बड़ा भाई महेश, भाभी नीता, छोटा भाई आरुष, भाभी सौम्या, बड़ी बहन महक तथा बड़े भाई के बच्चे युवान और युवानी थे। वहीं उसके ससुराल में ससुर जी नंद किशोर, सास लक्ष्मी, पति मानव और छोटी ननद आरती ही थी। आरती कॉलेज में है। वहीं मानव की ओर उसके पापा की कपड़ों की बड़ी दुकान जिसे वो दोनों संभालते हैं। सासू जी एक कुशल गृहिणी हैं। सुहानी सासू माँ की बात मानकर तैयार होने के लिए साड़ी निकालने लगती है, पर उसे समझ ही नहीं आता कि वो कौन सी साड़ी पहने। वो सोच रही थी कि काश उसकी ननद आरती वहाँ होती तो साड़ी पसंद करने में और तैयार होने में उसकी मदद करती। वैसे तो उसकी सारी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर हैं, परंतु अपने सांवले रंग के बारे में सोचकर वो क्या पहने यह तय नहीं कर पाती। पहले फिर भी सुहानी को अपने रंग को लेकर इतनी दुविधा कभी नहीं हुई, पर मानो अच्छी हाइट, गोरा रंग वाला एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था और शादी में हर कोई ना कोई अपनी बातों से सुहानी को उसकी ओर मानो के रंग का अंतर बता ही देता था, जिस कारण आज वो पहली बार अपने रंग को लेकर परेशान थी। सुहानी की दोनों भाभी या बहन ने उसके रंग के कारण सुहानी के आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया और सुहानी की दोनों भाभियों ने ही उसके लिए हर मौके पर पहनने के लिए साड़ियाँ पसंद कर पैक कर दी थी। सुहानी ने उन्हीं में से लाल रंग की साड़ी निकाली, जिस पर गोल्डन गोटा पट्टी का वर्क किया गया था। लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ और बिंदी, मांग में सिंदूर के साथ सुहानी तैयार होकर कुछ समय तक वो कमरे में किसी के बुलाने का इंतजार करने लगी। संकोच शर्मा अनजाने लोग
होने के कारण वो खुद से बाहर जाने में घबरा रही थी। हालांकि उसने आरती से कभी कभी फ़ोन पर बात की थी, पर आरती इस समय व्यस्त थी और किसी को यहाँ वो ठीक से जानती नहीं थी। सुहानी ने एक बार फ़ोन उठाकर मानो को फ़ोन करने का सोचा। फिर उसे लगा यदि मानो बाहर हुआ तो शायद उसे अच्छा न लगे इस तरह सुहानी का फ़ोन करना। वैसे भी मानो को भी कहाँ जान पाई ठीक से वो। अभी तक फ़ोन पर भी बहुत कम बात होती थी, क्योंकि मानो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। शादी के बाद भी उन्हें बहुत कम समय मिल सका बात करने का। सुहानी ने सोच लिया अब यही उसका परिवार है, इसलिए अब उसे संकोच और शर्म छोड़कर सबके साथ मिलकर रहना होगा। थोड़ी हिम्मत कर सुहानी बिना बुलाए ही बाहर निकल आई। आरती भाभी, अच्छा हुआ आप समय से तैयार हो गई। अब जल्दी चलिए, भैया बाहर गाड़ी में हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। सुहानी आरती के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। उसका मन उदास हो गया था। उसे लगा उसके तैयार होने पर आरती या कोई और उसकी थोड़ी सी तारीफ करेगा और वो आरती के साथ फ़ोटो लेकर इस दिन को लगा यादगार बनाएगी, या मानो उसे देखकर कोई तो प्रतिक्रिया देगा। पर न तो घर में किसी ने उसके लिए कुछ कहा और न ही मानो ने उसे ध्यान से देखा। गाड़ी मानो का दोस्त तुषार चला रहा था। सुहानी और आरती पीछे बैठे थे। मानो दोस्त के साथ बातें करते हुए अपना फ़ोन देख रहा था। आरती सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से बात कर रही थी। इन सब के बीच होकर भी सुहानी अकेली उदास बैठी अपने मायके की यादों में खो गई। गाड़ी रुकने के साथ सुहानी की यादों का सिलसिला भी रुक गया। माता रानी का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियों के दोनों ओर कहीं कहीं बड़े बड़े छायादार वृक्ष लगे हुए थे, जिनकी छाया में दर्शनार्थियों के लिए बेंच तो कहीं वाटर कूलर और कहीं पर मिट्टी के मटकों में पानी भरा रखा हुआ था। सीढ़ियों के नीचे खाली मैदान में फूल, माला, प्रसाद, चुनरी, तजा पूजा की सामग्री, चूड़ियाँ, खिलौने, माता की लॉकेट माला, पुस्तकों और खाने पीने की दुकानें लगी हुई थी। कुछ कुछ दुकानें ऊपर सीढ़ियों के किनारों पर समतल जगह पर भी लगी हुई थी। एक जगह पर एक औरत माता की मूर्ति के साथ बैठी थी, जो एक थाली में चंदन और कुमकुम का लेप लेकर बैठी थी, जिससे वो दर्शन करने जाने वालों को ओम का टीका लगा रही थी। तथा कोई कोई उससे जय माता दी की चुनरी लेकर सर पर भी बांध रहे थे। सब उस टीके और चुनरी के लिए श्रद्धालु अपने श्रद्धा अनुसार पैसे उसकी थाली में डाल रहे थे। बड़ा भक्तिमय माहौल था। माता के मंदिर का सब ओर से अगरबत्ती, लोबान, धूप की पवित्र खुशबू फैली हुई थी। घंटियों की ओर माता के जयकारे की ध्वनि दूर तक सुनाई दे रही थी। मानव ने भी माता की पूजा का सामान, चुनरी और प्रसाद की एक टोकरी ले ली। सुहानी पहली बार साड़ी में इतनी सीढ़ियाँ चल रही थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी हो रही थी। ऊपर से उसने फैंसी से चप्पल पहन लिए आते समय, जिस वजह से भी उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। पर वो ये बात किसी को बता नहीं रही कि क्या पता कोई उसका बात समझेगा भी या नहीं। आधे घंटे चलने के बाद वो सब मंदिर पहुंच गए। मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण मंदिर में ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। आगे की ओर सारे दर्शनार्थी कतार में दिख रहे थे। पीछे पहाड़ों का सुंदर हरियाली से भरा मनमोहक नज़ारा दिख रहा था। मंदिर पहुंच सबने माता को प्रणाम कर दर्शन किए तथा सुहानी और मानो के हाथों से माता की पूजन सामग्री और चुनरी चढ़ावे का सामान पंडित जी को दे दिया गया। पंडित जी ने पूजा कर सबको प्रसाद दिया। फिर सब वहीं वृक्ष की छांव में बेंच पर बैठ गए। सुहानी पहली बार मानो के साथ बाहर आई थी, इसलिए वो इस दिन के
याद के तौर पर मानो के साथ अपनी कुछ तस्वीरें फ़ोन में लेना चाहती थी। बस शर्म से वो मानो को कुछ कह नहीं पा रही थी और मानो का तो उस पर कम और अपने दोस्त के फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान था। सुहानी गुमसुम सी बैठी थी। वो सब चाय नाश्ते के लिए एक दुकान पर बैठे थे। मानो ने ही सबके लिए चाय और समोसे का ऑर्डर दिया था। चाय पीकर सब गाड़ी की तरफ आ गए थे। तभी मानो ने सबको रोकते हुए कहा, आरती, जाने से पहले कुछ फ़ोटो तो लेनी बनती है, इस खूबसूरत जगह और हमारी आज की ट्रिप के यादगार लम्हों की। फिर मैं और सुहानी तो पहली बार बाहर आए हैं, तो कुछ खास तो होना चाहिए ना। जी ज़रूर भैया, आरती ने खुश हो मानो को छेड़ती हुई कहती है। आपकी और भाभी की फ़ोटो लेना बनता है ताकि कल भाभी जब मायके चली जाएंगी पग फेरे की रस्म के लिए, तो उनकी याद में आप यहाँ ये फ़ोटो देखना और वहाँ भाभी आपकी फ़ोटो देखा करेंगी। मानो ने आरती का कान पकड़ लिया। बहुत बदमाश हो गई है तुम, अपने बड़े भाई की ही टांग खींच रही हो। पर कोई बात नहीं, आज ही माँ पापा से कहकर तुम्हारी शादी भी जल्दी करवाते हैं। फिर मैं और सुहानी दोनों मिलकर तुम्हारी टांग खिंचाई करेंगे। क्यों सुहानी? मानो की बात पर सुहानी शर्मा गई। वही आरती अपना कान छुड़ाते हुए मानो से माफ़ी मांगने लगी। सॉरी सॉरी भैया, आगे से नहीं कहूँगी, मेरा कान छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी फ़ोटो कौन लेगा। चल ठीक है, इस बार माफ़ किया। मानो ने आरती का कान छोड़ दिया। फिर सबने खूब सारी फ़ोटो ली। पहले आरती ने मानो और सुहानी की फ़ोटो ली, जिसमें वो कभी मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तो कभी हाथ पकड़े रास्ते पर चल रहे थे। इसी तरह किसी बेंच पर तो किसी पेड़ के पास आरती ने उन दोनों की बहुत ही अच्छी फ़ोटो ली और फिर उन चारों ने एक साथ कई सारी सेल्फी ली। इसी बीच जब सुहानी और मानो अकेले फ़ोटो ले रहे थे और तुषार अपनी अकेले की फ़ोटो ले रहा था, तब आरती धीरे से किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जिसके बाद वो सब घर के लिए निकल गए। खुशी से सुहानी के पैर जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सुहानी को असीम खुशी और उत्साह महसूस हो रहा था। जिस तरह मानो ने बिना उसके कहे ही उसके मन की बात जान ली, वो उससे बहुत खुश थी और ये खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो इस समय खिले गुलाब सा दिखाई दे रहा था। सुहानी यही सोच रही थी, शायद पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, जहाँ एक बिना कहे दूसरे के मन की बात समझ जाता है। फिर से वो सब गाड़ी में बैठे, पर इस बार कुछ अलग था। इस वक्त सुहानी उदास नहीं बल्कि खुश थी और गाड़ी में खामोशी नहीं बल्कि एक गाना चल रहा था जो मानो ने लगाया था, जिसने उस माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से है चेहरा तेरा, बोल दो न जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो न जरा। तभी आरती ने अचानक गाड़ी रोकने के लिए कहा, तुषार भैया गाड़ी रोको। क्या हुआ आरती? मानो पीछे आरती को देखते हुए कहा। वो सब बाद में भाई, पहले आप गाड़ी साइड में रुकने दो तो दीजिए। तुषार ने गाड़ी रोक दी। अब बताओ आरती, क्या हुआ है? ऐसे नहीं तुषार भाई, पहले आप गाड़ी थोड़ी पीछे लो, आरती ने सस्पेंस वाले अंदाज में कहा, मानो कोई राज छिपा हो। इतना ठीक है या और पीछे? तुषार ने गाड़ी पीछे करते हुए पूछा। हाँ हाँ, बस यहीं पर, बोलकर आरती गाड़ी से बाहर आ गई। यहाँ क्या है आरती? मानो भी बाहर आ गया था। यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है भाई, आरती ने खुश होते हुए कहा। इसलिए मुझे तो यहाँ आलू के पराठे खाने हैं और भी अपने पसंद के बूंदी के रायते के साथ। क्या पागलपन है, मानो ने आरती को डांटते हुए कहा। घर पर माँ ने खाना बनाया होगा ना,
हम सब के लिए। तो अब चलो घर। और फिर हम सब ने निकलने से पहले नाश्ता तो किया ही था। इतनी जल्दी फिर भूख लग गई तुम्हें? नहीं भाई, वो जब आप और भाभी अपनी फ़ोटो ले रहे थे तब मैंने माँ को फ़ोन कर बोल दिया था कि हम सब खाना खा कर आएंगे। आरती ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा। और नाश्ता किए तो 1 घंटा हो गया। घर पहुंचने में और 1 घंटा लगेगा। तुषार भी गाड़ी से बाहर आकर उन दोनों की बात सुन रहा था। छोड़ न मानो, आरती को खाना ही खाना है ना। इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं गुस्सा इतने इसके खाने वाली बात पर नहीं कर रहा, बल्कि इसने जिस तरह गाड़ी रोकने के लिए कहा उस पर गुस्सा हूँ। यही बात सीधे तरीके से भी बोल सकती थी। आलू मानो ने आरती को छेड़ते हुए कहा। मानो कभी कभी उसे चिढ़ाने के लिए आलू ही कहता था। क्यों कि आरती उसके ऐसा कहने पर चिढ़ जाया करती थी। इससे पहले की बात बढ़े तुषार बीच में आ गया। अब ठीक है, तुम दोनों ये बहस बंद करो। मानो तुम भाभी को लेकर आओ, मैं और आरती चलते हैं। मानो सुहानी को बताता है कि सब यही खाना खाने वाले हैं, इसलिए सुहानी भी बाहर आ जाती है। मैं तो आलू का पराठा बूंदी रायता ही लूँगी भाई। मानो ने आरती की बात पर हंसते हुए कहा। तो तू खाएगी वही, हम सब भी खा लेंगे। थोड़े समय बाद वहाँ की हवा में आलू पराठे की खुशबू आने लगी थी। आलू पराठा, बूंदी रायता, अचार खाने के बाद फिर से सब घर के लिए निकल जाते हैं। वैसे आलू, मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा पराठे तो तूने ही खाए होंगे। और इसी तरह आलू खाती रही तो एक दिन तुम भी आलू की तरह दिखने लगोगी। सही कहा ना तुषार? मानो ने आरती को चिढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा मानो, मुझे भी यही लगता है। तो तुषार ने हंसते हुए मानो का साथ दिया और इतना काफ़ी था। आरती को चिढ़ाने के लिए फिर जो बहस शुरू हुई वो पूरे रास्ते चली और ये सफ़र यूं ही नोक झोंक के साथ पूरा हुआ। सुहानी ने कमरे में आकर कपड़े बदले। उसने पिंक कलर की सिंपल साड़ी पहनी। उसका मन बेचैन हो रहा था। माथे पर पथेलियाँ पर पसीना आ रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो नर्वस थी। हो भी क्यों ना, शादी के बाद मानो और वो दोनों ही ठीक से बात भी नहीं कर पाए थे। शादी की रस्मों से थकान के कारण वो मानो के आने से पहले ही सो जाया करती थी। पर कल तो वो कुछ दिनों के अपने मायके जाएगी, इसलिए आज दोनों की एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते थे। मानो सुहानी की स्थिति को समझ रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। इसलिए सुहानी को सहज करने के लिए मानो ने बड़े ही प्यार से सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास पलंग पर बिठाया। कुछ पल प्यार से सुहानी को निहारने के बाद मानो ने कहा। सुहानी, मैं जानता हूँ तुम इस समय क्या महसूस कर रही हो। हमारी सगाई के बाद भी काम की व्यस्तता के कारण मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे पाया, जिससे हमारी न ज़्यादा बात हुई, ना ही हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। शादी के बाद भी हमारी अब तक ज़्यादा बात नहीं हुई है। सुहानी बड़े ही प्यार और ध्यान से मानो की बात सुन रही थी। सुहानी, मेरे जीवन में आरती और माँ पापा के बाद अब तुम ही सबसे खास हो। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ कि तुम मेरे इस परिवार को अपना मानोगी और सबका ख्याल रखोगी। मानो आपसे शादी के वक्त ही मेरा रिश्ता आपसे ही नहीं बल्कि आपके परिवार से जुड़ गया है। मैं आरती को दोस्त या बड़ी बहन की तरह मानना चाहती हूँ, ताकि वो बिना झिझक अपनी हर बात मुझसे कह पाए। वैसे ही मैं माँ पापा की बेटी बनकर उनका ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं इस घर की बहू ही नहीं, इस घर का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मैं अपने प्यार से सबके दिलों में जगह बना लूँगी। कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। सबके बारे में तो तुमने बता दिया, पर मेरे बारे में और मेरी शिकायतों का क्या? मानो ने शरारती मुस्कान के साथ सुहानी की आंखों में देखते हुए कहा। तो
सुहानी ने शर्माकर नजरों को झुका, मानव के सीने में चेहरे को छुपा लिया। मानव ने भी सुहानी को अपनी बाहों में ले लिया। इस समय सुहानी और मानव पूरे समर्पण और प्यार से जी लेना चाहते थे। इस प्रथम मिलन के मधुर एहसास को, वो पहला स्पर्श जिसका एहसास हर क्षण उन दोनों के मन में रहने वाला और सजा लेने वाला चाहते थे। कुछ खूबसूरत ख्वाब आने वाले कल के लिए। विवाह के पश्चात ससुराल ही लड़की का घर होता है, जहां उसे अपने सरल व्यवहार और कार्य कुशलता के से सबके दिलों में अपनी जगह बनानी होती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे हर हाल में ससुराल वालों का ख्याल रखना और उसका साथ निभाना होता है। सुहानी ने अपनी माँ के इस ज्ञान को सुना ही नहीं था, बल्कि पूरी तरह से अपने मन में समाहित कर लिया था। परंतु एक बात उसे कभी समझ नहीं आई कि कोई भी उस परिवार को छोड़कर, जहाँ वो जन्म पला बड़ा हुआ, उससे अलग होकर एक अनजान परिवार और अजनबी लोगों को कैसे अपना मान सकता है। सुहानी मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो दूसरी ओर उसे मानव की और उसकी पहली मिलन की रात याद आ रही थी। मानव का स्पर्श याद आते ही उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता था। आंखों में शर्म और चेहरा सुर्ख गुलाब सा हो जाता था। इस समय वो लोग जो कभी सुहानी को उसके सावरे रंग की याद दिलाते थे, वो उसे देखते तो उन्हें भी समझ आ जाता कि सुंदरता रंग की मोहताज नहीं होती। जबकि जब हम दिल और आत्मा से प्रसन्न होते हैं, तो चेहरे पर आई चमक हमें सुंदर बनाने के लिए प्राप्त होती है। उसके लिए रंग से कोई वास्ता नहीं होता। तभी उसे आरती की आवाज़ आती है। भाभी जरा भैया के ख्यालों से बाहर आकर थोड़ा ध्यान अपनी इस ननद पर दीजिए, जो कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है और आप हैं कि आपको कुछ खबर नहीं है। आरती की बातों से सुहानी शर्मा जाती है, फिर खुद को संभालते हुए आरती से कहती है, इस बार अपनी भाभी को माफ कर दीजिए। अगली बार से आपकी शान में ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होगी। अरे अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं यहाँ आपको बुलाने आई थी। माँ ने कहा है कि खीर की सारी तैयारी हो गई है। आप चलकर खीर बना लो, ताकि आपकी रसोई भी की रस्म भी आज हो जाए। ठीक है, चलो। सुहानी और आरती दोनों रसोई में जाती हैं, जहाँ सुहानी खीर बनाती है और आरती उसकी मदद करती है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सुहानी को कब से इंतजार था। सुहानी का बड़ा भाई महेश उसे मायके ले जाने आ गया था। मानव और उसके पापा ने महेश का स्वागत किया और आरती और सुहानी की सास ने खाना बनाया, जिसमें मीठा यानी खीर सुहानी ने बनाई, जिससे कि उसकी रसोई की पहली रस्म भी हो जाए। खाने के बाद मानो की माँ पूजा की थाली में कुमकुम, अक्षत और जल का कलश लेकर आती हैं और महेश को तिलक करती हैं, जिसके बाद मानव के पिता महेश को पगड़ी बांधते हैं तथा शगुन के तौर पर श्रीफल और 1101 रुपये देते हैं, जिसे मानव अपनी ओर से 501 रुपया उस श्रीफल पर रख कर लौटा देता है। क्योंकि ऐसा रिवाज होता है कि जब दुल्हन का भाई उसे लेने जाता है, तब उसके सत्कार के लिए उसे पगड़ी बांधकर शगुन दिया जाता है। परंतु यदि भाई बड़ा हो तो उसे उस शगुन के श्रीफल पर अपनी ओर से कुछ शगुन के पैसे रखकर उस श्रीफल को लौटा देता है, क्योंकि शगुन कभी भी खाली नहीं लौटाया जाता है। यदि भाई छोटा हो तो वो शगुन रख लेता है। इस रस्म के बाद लक्ष्मी जी ने सुहानी की भी आरती की, उसे कुमकुम का टीका लगा तथा उसकी साड़ी के आंचल में शगुन के तौर पर श्रीफल, बतासे और पैसे रखती हैं, जिसके पश्चात सुहानी पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। गाड़ी में बैठने के बाद सुहानी को जैसे अपने अंदर कुछ मोम सब पिघलने हुए लगा, जो आंखों के रास्ते बह जाना चाहता था। उसे आरती की मस्ती और मानव का प्यार याद आने लगा और सुहानी की अश्रु भरी आंखें भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई। और आज उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल का
जवाब भी मिल गया कि कैसे कोई किसी अनजान परिवार को अपना मान लेता है। स्नेह बंधन जो के बीच सेतु का काम करता है और जिसने सुहानी के लिए दिल को अपना अब इस परिवार से परिपूर्ण जोड़ लिया था। सुहानी का सफ़र शुरू हो गया अपने मायके की ओर चित्तौड़गढ़ के लिए। चित्तौड़ यहाँ के कण कण में एक कहानी है। कहानी मीराबाई की अटूट विश्वास और भक्ति की कहानी, महाराणा प्रताप के देश प्रेम और वीरता की कहानी, रानी पद्मावती की सुंदरता, प्रेम और जौहर की यहाँ के हर कण कण की गाथा है। चित्तौड़ के किले की हर पत्थर, हर दीवार इसके शौर्य का बखान करते हैं। इस विशाल किले में 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनके नाम हमारे देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। सुहानी का मायका भी इसी चित्तौड़गढ़ की भूमि पर है। सुहानी के दादाजी हीरा राम जी चित्तौड़गढ़ के पास नया गांव काल्पनिक नाम से थे, जो चित्तौड़ से 20 किलोमीटर दूर पड़ता था, जहां उनकी 7 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती कर अपने अपने परिवार की जीविका चलाते थे। फिर हाईवे में जमीन आने पर अच्छा मुआवजा मिलने पर उन्होंने चित्तौड़ में गोल प्याऊ मार्केट में अपनी कपड़ों की दुकान डाली। साथ ही वो अपने परिवार के साथ चित्तौड़ आ गए। फिर भी गांव से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। अपने गांव से जुड़े रह सकें, इसलिए उन्होंने सुहानी का रिश्ता अपने पैतृक गांव में अपनी बिरादरी में कर दिया था। उस समय सुहानी की उम्र बहुत कम थी। वो कहाँ समझती थी शादी और सगाई का मतलब, और उसे पता भी होता फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज भी कहीं जगह शादी जैसे अहम फैसले पर लड़कियों की सहमति भी जरूरी नहीं समझी जाती। जहां आज भी कई लड़कियां अपने दूल्हे को सीधा शादी के मंडप में ही देख पाती हैं, पर सुहानी के लिए ये राहत वाली बात थी कि उसे मानो से बात करने का मौका मिला था। पर क्या फोन पर बात कर आप सामने वाले के बारे में सब जान सकते हैं, या फिर सही नहीं जान सकते, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति हमारे सामने अपना वही स्वरूप दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, या फिर यूँ कहो वो उस समय वे नकाब पहने रहता है जिसमें उसके सारे दोष छिप जाते हैं और हमें सामने वाले का, उसके व्यक्तित्व का वही पहलू दिखता है जिससे हम उसे एक सब सुलझा हुआ और बेहतरीन व्यक्तित्व का इंसान समझने लगते हैं। सुहानी और मानो की भी बहुत कम बात होती थी, पर जितनी भी हुई उससे सुहानी को मानो शर्मीला और बहुत अच्छे स्वभाव वाला लगा। सुहानी को मानो की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो अपने परिवार को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है। सुहानी ये सोचकर और भी खुश हो जाती है कि जब वो मानो की अर्धांगिनी उसकी सहचरी बनकर उसके जीवन व परिवार का हिस्सा बनेगी, तब मानो उसे भी अपने जीवन में वही महत्वपूर्ण स्थान देगा जो इस समय उसके माता पिता का व बहन का है। कार अपनी गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। वो वहीं सुहानी का मन उससे दोगुनी रफ्तार से अपने भविष्य के खूबसूरत सपनों में खोने लगा था। मन भी बहुत चंचल होता है, जरा सी खुशियों की झलक क्या मिलती है, ये उसके सहारे सपनों का महल बना लेता है। सुहानी का मन भी उसे इस समय ऐसे ही खूबसूरत राहों पर ले जा रहा था, जहाँ कभी वो देखती कि वो सबके लिए खाना परोस रही है और सब उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे हैं, वही मानो भी खामोशी से आंखों को इशारों से उसकी तारीफ कर रहा है। वही उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए प्यार और गर्व भी दिख रहा है। तो कभी वो सोचती कि वो मानो के कपड़ों, उसके खाने का सबक इतना ध्यान रखेगी, इतना प्यार करेगी कि उसे सुहानी के कहीं जाने पर उसके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल लगने लगेगा। तो कभी वो मानो से रूठने और मानो उसे मनाने के लिए तरह तरह के जतन करेगा, तो कभी वो मानो को छेड़ेगी और उसके रूठने पर बड़े प्यार से उसे मना भी लेगी। सुहानी ने तो मानो के साथ प्यार भरी नोका झोंकी और टीवी पर दिखाई जाने वाली
तकिए की मज़ेदार लड़ाई भी सोच ली थी, जिसके याद आते ही उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान छा गई। सपने और उम्मीदें वो तो कांच सी होती हैं, जब टूटती हैं तो उनके टुकड़े जीवन भर दिल में चुभते रहते हैं। कार जैसे ही सुहानी के घर यानी कि उसके बाबुल के आंगन में आ गई, वैसे ही कार की गति व सुहानी के सपनों दोनों को विराम लग गया। सुहानी जैसे ही कार से बाहर आई, उसे अपनी विदाई का दिन याद आ गया। ये वही दहलीज थी जहाँ शादी के बाद हुआ उसकी विदाई से पहले उसकी माँ और बाकी सबने कुमकुम अक्षत और बतासे से पूजन करवाया था। साथ ही उसके व उसकी बहन की हाथों की छाप आलता से सफ़ेद कपड़े पर लेकर रखी गई थी, क्योंकि दादी और सबका कहना था कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और विवाह के बाद उनकी हाथों की छाप शगुन के तौर पर संभाल कर रखी जाती है, ताकि उनके जाने के बाद भी उनके मायके लक्ष्मी का वास सदा रहे। सुहानी ने सबसे पहले अपनी दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर बाकी सब लोगों का आशीर्वाद लिया। सब ने बहुत प्यार से सुहानी व उसके ससुराल के हाल चाल पूछे और वो सबके बातों के जवाब दे रही थी। आज सुहानी को अपने परिवार से कुछ दिनों की दूरी भी सदियों सी लग रही थी। सबसे मिलने की खुशी उसका तो जैसे शब्दों में वर्णन भी संभव नहीं। बस उसके लिए अपने परिवार के साथ ये पल अनमोल हैं। वापस जाने से पहले वो ये दिन और दिन का हर लम्हा अपने मन में बसा लेना चाहती थी।